नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से संदीप आर के सिंह। उनका स्वागत कर लेते हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार और सभी को कल की रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। आपको भी, आपके परिवार को भी बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत लोग कहने लगे हैं कि ये ममता बनर्जी का आखिरी चुनाव हो सकता है। आपको क्या लगता है? सर, जो लोग कह रहे हैं उनके मुंह में घी चक्कर। और यह ममता बनर्जी का आखिरी चुनाव होना चाहिए, क्योंकि मैं यह मानता हूं ममता बनर्जी मात्र एक मुखौटा है। उनके पीछे विशुद्ध रूप से मुसलमान वोट बैंक है। इस्लामिक राजनीति जो बंगाल पर सिराजुद्दौला के समय से हावी रही है, वही 47 के बाद कांग्रेसियों और फिर उसके बाद कम्युनिस्टों के 35 साल और वही 15 साल ममता बनर्जी के रूप में उनके चेहरे को आगे रखकर एक्चुअली बंगाल पे सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक तंत्र ही हावी रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमको 47 में मिलता है, जब मुजीबुर रहमान और सोहरावर्दी के अंतर्गत हिंदुओं का हत्याकांड हुआ। डायरेक्ट एक्शन डे वहीं से शुरू हुआ और बंगाल की एक मतलब बड़ी भूमि, 3/4 भूमि इस्लामिकों द्वारा ले ली गई ताकि वह राज कर सके और हिंदुओं का राज उस भूमि पर न हो। बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। तो पश्चिम बंगाल उसका एक छोटा सा प्रोजेक्ट बचा हुआ था। पश्चिम बंगाल का हमने देखा सर, चाहे 71 हो या मतलब हम कह सकते हैं कि ठीक है हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण कर दिया, पर पिछले 50 साल में मैं मानता हूं कि वहां पर इस्लाम की जीत हुई। क्योंकि हम भारत और पाकिस्तान के युद्ध मान रहे थे, पर युद्ध था हिंदू और मुसलमान के बीच, क्योंकि इस्लाम हमेशा हिंदुओं से युद्ध करता है। हम देश और राज्य और चुनाव और यह सब सोचते रह जाते हैं, पर असली जो राजनीति है वो इस्लाम करता है, वो मुसलमान वोट बैंक करता है। तो जब वो भारत के अंतर्गत आ गए तो उनको फिर यह डेमोक्रेटिक प्रोसेस के रूप में जाना ही पड़ा। यहाँ पर वह हथियार वाला कार्य नहीं कर सकते थे जो आर्मी करती है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, जो भी हुआ। तो यहाँ पर भाई मुजीबुर रहमान भी 4 साल बाद मार ही दिए गए, पूरा परिवार भागना पड़ा। तो वो हम क्या ही कहें कि वहां पर किस प्रकार से कौन लोग रूल करते हैं। फिर ये एक अमेरिकन एजेंट बिठा दिया इन्होंने, मोहम्मद यूनुस, और उसके माध्यम से जमाते इस्लामी पावर में आती है। भाई बांग्लादेश के बॉर्डर, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर 50 जो सीटें जीती गई हैं वो जमाते इस्लामी जीती है। तो सरकार वहां बांग्लादेश में किसी की है तो रूल इस्लाम का ही ना, वहां हिंदुओं का क्या है, कुछ नहीं। तो कमिंग बैक टू पश्चिम बंगाल, वह भी एक प्रोजेक्ट है, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट है। पश्चिम बंगाल एक भारत में ऐसा छिद्र है, छेद है, जिसके माध्यम से मुसलमान जनसंख्या को भारत में बढ़ाया जाता है, डेमोग्राफिक चेंज किया जाता है और उसके माध्यम से राजनीति को प्रभावित किया जाता है। पर इसमें अमित शाह जी ने एक, और अमित शाह जी तो नहीं कहूंगा, जो भारत का संविधान है जिसमें हिंदुओं की आस्था है, जिसमें हिंदुओं की, मैं पार्टी कहूं या ना कहूं, पर हिंदुओं से खिलाफ या हिंदुओं के प्रति दुर्भावना रखने वाली पार्टी तो भाजपा नहीं है, यह हम तय मान सकते हैं। बाकी समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, राजद हो, एनसीपी हो, या बहुत सारी आम आदमी पार्टी हो, या साउथ की भी कोई, हर पार्टी जिसने राजनीति की है भारत में, उनका हिंदुओं के प्रति जो दुर्भाव है या जो दुराग्रह है या जो भी दुर्भावना है, वो हमने हमेशा से देखी है। उनके कर्मों में भी देखी है, उनकी सोच में भी देखी है और कल अखिलेश यादव के बयानों में भी देखी है, ममता बनर्जी के बयानों में भी देखी है। तो बोलते भी वही हैं, करते भी वही हैं। तो पश्चिम बंगाल एक ऐसा छिद्र है जिसने भारत में हिंदू समाज के प्रभावित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, उसको राजनीतिक सत्ता से दूर रखने के लिए सारा कार्यक्रम रच रखा है। कौन से ऐसे कारण मानते हैं कि एक अच्छा खासा वातावरण बन जाता है? पिछली बार भी वातावरण बन गया था और अंतिम समय पर लोग या तो सकुचा जाते हैं या डर जाते हैं या उनको डरा दिया जाता है कि वो फिर जिसको हराना चाहते हैं या जिसको जिताना चाहते हैं, अपने मन से स्वतंत्र होकर के मत नहीं डाल पाते हैं। जी कौन से ऐसे कारण हैं? सर, सबसे पहला जो कारण है वह वोटर लिस्ट है। पिछली बार हमें याद है कि 2021 मई में 3 मई को ममता बनर्जी के फेवर में जो चुनाव हुए थे, वो उनका रिजल्ट्स आए थे।
पर अप्रैल 2021 को हम भूल जाते हैं जब पूरा देश कोरोना की विभीषिका से जूझ रहा था, और वह ऐसा दुखदाई महीना था जिससे अब लोगों को याद आ गया होगा कि उस समय न सोशल मीडिया पर जोक सुन पा रहे थे, रेमडेसिविर की कहानी चल रही थी या ऑक्सीजन की कमी की कहानियां चल रही थी, और उस दौरान भारत सरकार एसआईआर बिल्कुल नहीं कर सकती थी। तो ममता बनर्जी और मैं 50 साल का कार्यकाल मानूंगा सर, इस्लामिक वोट बैंक ने जो कम्युनिस्टों के माध्यम से और जो ममता बनर्जी के माध्यम से बंगाल का रूल किया है, उसका जो उनका सबसे बड़ा हथियार था वो वोटर लिस्ट थी। वोटर लिस्ट में जो तमाम पलायन किए हुए लोग हैं, जो तमाम मृत हो गए हिंदू लोग हैं, या जो भी उन लोगों के नाम पर, हिंदुओं के नाम पर जो पलायन करके जो मृत हो गए या जो वहां पर अब नहीं है किसी भी कारण से, उनके नाम पर फर्जी वोट डलवाए गए, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए गए, फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए, और विशुद्ध रूप से फर्जीवाड़ा किया गया हिंदू वोटों के साथ। और यदि कोई हिंदू वोट बैंक का या हिंदू मानसिकता से कोई वोट भी करना चाहे, जो पहले मान लीजिए तृणमूल या कम्युनिस्ट को वोट भी करता था, जब वो अपने प्रदेश की खस्ता हालत देखता है, जब वो यह देखता है, कोई सरकारी अधिकारी रहा होगा कि बिहार में जो शिक्षक है उसको 45,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है और बंगाल के शिक्षक को 20,000 तनख्वाह मिल रही है। पांचवा वेतन आयोग भी ढंग से लागू नहीं किया गया पश्चिम बंगाल में, जबकि पूरे देश में 7वां वेतन आयोग चल रहा है और 8वां की बात हो रही है, 8वें की प्रक्रिया में सरकार लगी हुई है। तो इस प्रकार का एक डिफरेंस जब हम देखते हैं, ये तो मैं सरकारी अधिकारियों की बात कर रहा हूँ, बाकी आम जनता जो झेल रही है, जो प्रताड़ित है, जिस प्रकार से एक यूएसएसआर एक बहुत शानदार कम्युनिस्ट स्टेट और बहुत मजबूत था, अचानक से भड़बड़ा के गिर गया, पता चला कि अंदर से खोखला था, वही हाल पश्चिम बंगाल का है। मैं स्वयं एक बार गया था सर, दार्जिलिंग को देख के मुझे उल्टी आ गई। लोग बोलते हैं दार्जिलिंग क्या शानदार शहर है, शानदार ये है वो, कुछ नहीं। बागडोगरा एयरपोर्ट में उतर रहा था, मैंने देखा नदी में, बागडोगरा आर्मी का भी एयरपोर्ट है, वहां पे आर्मी के कैंटोनमेंट है, वहां पर मैं देखता हूँ नदी में, नदी की तलहटी में पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं, हरे झंडे लगे हुए हैं। और कलकत्ता तो हमारे कई दोस्त लोग जाते रहे हैं, वो कहते हैं इतना बुरा हाल है कि कई मोहल्लों में आप जा नहीं सकते, गाय काट के रखे हुए हैं। तो क्या हिंदू वहां का प्रताड़ित नहीं है? एंटी इनकम्बेंसी बंगाल के लिए क्यों नहीं कही जा सकती है? 50 साल की एंटी इनकम्बेंसी है सर हिंदुओं के लिए। तो यह एक और सबसे बड़ा मेन बात है कि इस पूरे जो एग्जाम है, मान लीजिए इसको हम एग्जाम कहें कुछ भी कहें, इसका जो सिलेबस है वो ममता बनर्जी के हाथ से छीन कर सिलेबस ही चेंज कर दिया गया है। सर देखिए, अगर फर्जी वोटिंग किसी को करानी है, किस बूथ पे कितने फर्जी वोटर भेजने हैं, कितने फर्जी वोटर के साथ फर्जी आई कार्ड होने चाहिए, भले वो बुरके में हो, जाली टोपी लगाकर हो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, तब भी तो यह तो पता होना चाहिए कि इस बूथ पर 800 वोट है, यहाँ पर 400 फर्जी वोट है, 500 जेन्युइन है, 300 फर्जी वोट है, 300 मतलब जो भी जेन्युइन है, यह पूरा वोटिंग लिस्ट से निकल कर आता था। आईपैक पे ममता बनर्जी क्यों गई थी? ये सब ममता बनर्जी आईपैक के ऑफिस क्यों गई थी? वहीं ये सारी मिस मैनेजमेंट होती थी। भाई आपको फर्जीवाड़ा भी करना है, अगर आपको वाकई में एक हम जब क्राइम सिंडिकेट की बात करते हैं तो वह भी ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसमें ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? डेटा होता है कि किस जगह पर कितने वोट हैं, क्या कितने फर्जी आदमी भेजने, किसने मतलब बांग्लादेशी वहां भेजने, कितनी महिलाएं भेजनी है, कितने आदमी भेजने, वो सारा सिलेबस ही इस बार एसआईआर के माध्यम से चेंज कर दिया गया है। वोटर लिस्ट भी अगर 1 महीना पहले मिलेगी तो ममता बनर्जी कितने बूथों पर और कितने लोगों को, कितने फर्जी आदमियों को बुलाकर कहाँ कहाँ भेज देंगी, अगर उनको यह वोटर लिस्ट मिल भी जाती है। वोटर लिस्ट में मेन बात है कि उनके फर्जी वोटरों का सारा आधार खत्म हो गया है। अब बंगाल, अच्छा, लोग कहते हैं कि मोदी जी क्यों नहीं ये 356 लगा के ममता को हटा देते हैं? नहीं, इस्लामिक तंत्र का इलाज सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र ही कर सकता है। यदि उस भूमि पर जो हिंदू प्रताड़ित है वह निकल के प्रतिकार नहीं करेगा तो केंद्र सरकार क्या ही कर लेगी। इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण सर मानता हूँ गोरखपुर की हमारी जनता। मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, आप जानते हैं, आप भी उत्तर प्रदेश के हैं। गोरखपुर की जनता ने 1947 से ही संसदीय सीट अपनी मंदिर को समर्पित कर दी, और मंदिर का मतलब यह है गोरखनाथ मंदिर। उन्होंने अपना राजनीतिक नेतृत्व केंद्र में, स्टेट में जो भी सरकार रही उससे फर्क नहीं पड़ता, सपा भी जीती, भाजपा जीती, कांग्रेस जीती, सब लोग जीते,
पर केंद्र के द्वारा, नेहरू के द्वारा, गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा हिंदू ब्राह्मण ठाकुर की राजनीति के बाद, और वहां पे माफियागिरी, सर ये मुख्तार और अतीक तो बहुत बाद में आए हैं माफियागिरी करने, वहां पर असली माफिया थे हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही, और बहुत श्री प्रकाश शुक्ला वहीं के पैदाइश था। और नेपाल का जितना कांड हमको धुरंधर में देखने को मिला है, बबलू श्रीवास्तव ने अपनी किताब लिखी है अधूरा ख्वाब, और किडनैपर था बहुत बड़ा, वो सारा नेपाल से कहाँ से होता था भाई, गोरखपुर की ही सीमा से होता था, सोनौली और इत्यादि। तो कहने का मतलब यह है कि उस पर गोरखपुर की जापानीज इंसेफेलाइटिस का, बिजली न रहने का, मैंने 2016 में गोरखपुर शहर में सर 10 घंटे बिजली, 12 घंटे बिजली कटते हुए देख रखी है। गांव देहात का तो बात छोड़ दीजिए, बाकी बाढ़ आती थी, नेपाल से नदियां बहती हैं तो बाढ़ आती है उन इलाकों में, राप्ती नदी में और इन सब जगहों पर, तो कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। पूर्वांचल को तो तज दिया था इन सफाई वालों ने और बाकी सब ने। तब भी उस जनता ने अपना राजनीतिक नेतृत्व किसके हाथ में सौंपा? गोरखनाथ मंदिर में। और सिर्फ गोरखपुर की जनता ने जब अपना राजनीतिक नेतृत्व गोरखनाथ मंदिर में सौंप दिया, तो हमें क्या मिला सर? हमें मिले योगी आदित्यनाथ। और पूरे देश को मिले, सिर्फ हमें क्यों मिले, पूरे देश को मिले। उनका मॉडल आज की डेट में पूरे देश में लागू किया जा रहा है। तो बंगाल की जनता अगर अपनी भूमि को सुधारने के लिए अपने राजनीतिक नेतृत्व को अगर इन पैरासाइट्स के हाथ से निकाल कर प्रोडक्टिव, सर भाजपा का तो एकदम ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे रमन सिंह जी हो, चाहे कोई भी रहा हो, चाहे बाल ठाकरे साहब ही क्यों ना हो, या नीतीश जी क्यों ना रहे हो, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने में सबसे पहले भाजपा की रहती है। चाहे वो अपने अपने स्वयं से सरकार बना ले या अपने किसी सहयोगी के माध्यम से सरकार बना ले। मुंबई का अंडरवर्ल्ड किसने निपटाया? जब पहली बार मनोहर जोशी जी मुख्यमंत्री बने, बाल ठाकरे जी, और उनका सहयोगी कौन था? भाजपा थी। तो भाजपा का तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट, बाहर शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से। राजस्थान बीमारू स्टेट, बाहर प्रोडक्टिव स्टेट हो गया, मोदी जी जब सीएम बने। उससे पहले का गुजरात क्या था? दंगों का और लतीफ का और पता नहीं किसका किसका राज चल रहा था वहां पर। उसके बाद ना दंगे हुए, पूरा गुजरात प्रोडक्टिव हो गया। बिहार सर लालू जैसा जंगल राज से बाहर निकाल रहा है, कौन लाए? नीतीश जी भाजपा के सहयोग से बाहर लाए। पूरे सही है। भारत में विकास की अगर किसी ने धारा रखी तो अटल जी ने रखी, कि सड़कें भी बन सकती हैं, विकास के कार्य भी हो सकते हैं, हम युद्ध भी जीत सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। गांव गांव गली गली फोन किसके माध्यम से पहुंचे? अटल जी के कार्यकाल में धीरू भाई अंबानी के माध्यम से पहुंचे। आज भी हम देखते हैं कि किस प्रकार से डेटा है, सारी चीजें हैं, लोग संपर्क कर सकते हैं, आपस में मनी का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं जीएसटी के माध्यम से। ये कौन देता है? तो बंगाल इससे अछूता क्यों रहे? इस बात को बंगाल का हिंदू को समझना चाहिए, और समझ चुका है सर। अब बंगाल का वह हिंदू समझा है जो गरीब है, जिसकी पीठ दीवार से लग चुकी है, जिसको अब ये भद्र लोग के माध्यम से अपने समाज को दिशा नहीं देनी है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने जितना बंगाल का और बंगाल के माध्यम से पूरा देश का जो नुकसान किया है, आप देखिए सर, टीएमसी के बुद्धिजीवियों ने मतलब संसद में आके क्या कुकर्म करते हैं, किस तरीके की घटिया हरकतें करते हैं। आज वो सुभाष चंद्र बोस जी के नाती शरद चंद्र बोस जी वो कह रहे हैं मुझे भाजपा के साथ जुड़ना जो है सबसे, मैंने गलत काम कर दिया। सुभाष चंद्र बोस मुझे लगता है उस पूरे परिवार के अपवाद रहे हैं। वो पूरा परिवार एलिट मेंटेलिटी से रहा है, अंग्रेजों के साथ रहा, और आज भी बस वो सत्ता के साथ रहना चाहता है, यही उनकी मानसिकता थी। हम तो देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी वापस लौटने के बाद भी गुमनामी बाबा के रूप में अयोध्या जी में रहे। अनुज धर जी की सारी किताबें हैं, सारी पॉडकास्ट हैं, आप देख सकते हैं उसमें। तो बंगाल की जनता अगर अपना राजनीतिक नेतृत्व बदलने के लिए सर भूमि, अगर आज असम किसका नाम लेता है? लसित बोरफुकन जी का लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि लसित बोरफुकन जी ने मुगलों से लड़ाई लड़ी और मुगलों को भगाया, मुगलों को हराया। आज पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी का नाम लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उन्होंने अपनी भूमि को बेहतर बनाने के लिए अपनी भूमि पर रहकर कार्य किया। तो बंगाल की जनता भी स्वतंत्रता सेनानियों और वीरांगनाओं की भूमि रही है। क्यों? क्योंकि अपनी भूमि पर थे। सन्यासी विद्रोह सबसे पहले बंगाल की भूमि पर हुआ। तो यह भाव अगर बंगाल की जनता में नहीं होगा, तब तो फिर आप समर्पण कर दीजिए मुसलमान तंत्र के आगे, बात खत्म हो जाती है। तो हम जब सिराजुद्दौला को किसने हराया? जगत सेठ और मीर जाफर ने मिलकर हराया। सिराजुद्दौला ने पूरे बंगाल पर जो अत्याचार किया, कोई याद तो करे। बांग्लादेश पर क्या किया? तो वहां का हिंदू समाज को यह तय करना पड़ेगा कि अब हिंदू ही हमारा नेतृत्व करेगा, और उस हिंदू को पीछे से मुसलमान वोट बैंक की रत्ती भर सहायता या उसकी आवश्यकता नहीं है।
मुसलमान वोट बैंक के प्रभाव को कम करने का कार्य जो करेगा वही सत्ता में रहेगा। ये बंगाल की जनता को ही तय करना पड़ेगा, और उस जनता को ताकत देने के लिए मोदी जी ने और अमित शाह जी ने, गृह मंत्रालय ने, चाहे इलेक्शन कमीशन ने पूरी ताकत दे रखी है चुनाव के माध्यम। सर, ममता बनर्जी को हटाना टारगेट नहीं है, टीएमसी को हटाना टारगेट है। और आप देखिए केजरीवाल की ताकत कब खत्म हुई? क्या केजरीवाल को जेल भेजकर केजरीवाल की ताकत खत्म कर दी पाई? नहीं। केजरीवाल की असली ताकत खत्म होती है जब आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हारती है और केजरीवाल स्वयं अपनी सीट हारता है। तेजस्वी लालू को जेल भेजकर किसी को क्या मिला? कुछ नहीं, लालू मस्त है घर में, अकेला में एंजॉय कर रहा है। पर लालू की ताकत कब खत्म होती है? जब बिहार की जनता लालू के परिवार को लात मारती है, कहती है तुम सिर्फ 25 सीट के लायक हो, वही तुम्हारा है, जितना मुसलमान भर रखे हैं तुमने, उसी इलाके से तुमको जो सीट मिली है वही है। हिंदू जनता ने तो तज दिया। जनता की अदालत में जब ये हारेंगे नेता, वही असली जेल भेजना उसे जुडिशरी क्या ही करती है। जुडिशरी किसको जेल भेजती है, किसको 10 साल बाद छोड़ देती है। जेल में भेजना किसी का समाधान नहीं है। हाँ, इनको इररिलेवेंट कर देना, इनको दो जनता, जी, वही सबसे बड़ा दो असर होगा, वही सबसे बड़ा जवाब है सर। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जी जो वातावरण बना है देश में, 6 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जी हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, और अब बंगाल में भी बीजेपी का ही बनने वाला है। अभी तक नीतीश थे, लेकिन नीतीश जी को भी मैं बीजेपी के साथ ही मानता हूं, क्योंकि दोनों मिलकर के साथ ही लड़े थे। तो 6 में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी। बिहार का इसलिए भी जिक्र करना जरूरी है कि बिहार में इस बार एसआईआर के बाद चुनाव हुए, और जिन सीटों का आपने जिक्र किया कि लालू यादव की जो सीटें हैं वो कहाँ से आई हैं और कहाँ तक वो सीमित होकर के रह गए हैं, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, ये कम नहीं चिल्लाए, और इनसे ज्यादा वो चिल्लाए जिनकी कोई औकात नहीं बची है उत्तर भारत के राज्यों में, यानी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। तो ये जो काम हुआ है पश्चिम बंगाल में, बहुत अड़ंगे लगाने की कोशिश की, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को भी फटकार लगानी पड़ी। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया जो अभी तक नहीं हुआ था, जुडिशियरी के लोगों को लगाया, उड़ीसा और झारखंड से भी बात करके वहां से भी जुडिशियरी के लोगों को बुलाया कि आप ये काम पूरा कराइए। यानी ममता बनर्जी की इस बार चल नहीं पाई। वो जो धमकियां दे रही थी कि सीएए लागू नहीं होने दूंगी, वक्फ संशोधन बिल लागू नहीं होने दूंगी, एसआईआर नहीं होने दूंगी, तो किसी भी मामले में उसकी चल नहीं पाई। इस बार चुनाव आयोग, बल्कि मैं तो कहता हूं, बहुत लोग कहते हैं टीएन शेषन, टीएन शेषन, ज्ञानेश कुमार टीएन शेषन के बाप साबित हुए हैं, और इन्होंने वो काम करके दिखाया है जो शायद दूसरा चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं करा पाता। तो इस बार ज्यादा तैयारी के साथ बीजेपी, ज्यादा तैयारियों के साथ चुनाव आयोग आ रहा है, और किसी भी बूथ पर लोकल पुलिस ना हो, और कई ऐसे अधिकारी जो बहुत बड़ी पोस्ट पर थे उनको हटाना, और उनको कहना कि जब चुनाव होंगे तो आप राज्य में दिखाई नहीं देंगे। ये एक तरीके से मुश्कें कस दी गई हैं ममता बनर्जी की। सर, मैं इसका उदाहरण एक बार फिर से उत्तर प्रदेश से लूंगा। योगी जी क्या करते हैं सर? कानून का अक्षरशः पालन करते हैं, करवाते हैं। वह कुछ एडिशनल चीजें नहीं करते हैं। जो संविधान प्रदत्त कानून है, जो समाज, एक सभ्य समाज के लिए होना चाहिए, बस उसका अक्षरशः पालन करते हैं, करवाते हैं। बंगाल में जो चुनाव आयुक्त कर रहे हैं या ममता बनर्जी कर रही हैं, सर, लोग ना बड़े तरीके से कहते हैं कि अरे पर्सनल हो गया है मामला, ज्ञानेश जी ने अपने सर पे ले लिया, या सुप्रीम कोर्ट में चूंकि ममता बनर्जी पहुंच गई थी तो सुप्रीम कोर्ट इरिटेट हो गया, इसलिए ममता बनर्जी को उसने जो है थोड़ा भी सर, इतने बड़े पदों पर लोग जो बैठे होते हैं वो व्यक्तिगत नहीं लेते हैं चीजों को। वह जानते हैं कि वो कितने बड़े समाज को प्रभावित कर रहे हैं। उनके निर्णय समाज के लिए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सर? ममता बनर्जी से अगर पर्सनल वेंडेटा लिया भी सूर्यकांत जी ने, तो बंगाल की समाज के लिए किया ना, कि भाई तुम जो कह रही हो वो गलत है, वह संविधान प्रदत्त नहीं है, बात खत्म।
आप एसआईआर क्यों नहीं होगा सर? मरे हुए लोगों के नाम पे फर्जीवाड़ा बांग्लादेशी आकर क्यों वोट करेगा? ये कौन सा, इसमें लॉजिक क्या है, इसमें सत्य क्या है, इसमें सही क्या है? अगर ज्ञानेश कुमार जी इस प्रक्रिया को फॉलो करते हैं, जो उनके पास अधिकार है संविधान प्रदत्त, और सुप्रीम कोर्ट भाई संविधान का गार्जियन है, तो जो ज्ञानेश जी कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, वो तो संविधान के माध्यम से दी गई अधिकारों को और किए हुए कार्य उसका अक्षरशः पालन कर रहे हैं। सर कांग्रेस ने हमारी ऐसी मानसिकता बना दी है ना 60 साल में, कि कोई आदमी कानून का पालन करने लगता है तो लगता है कि वह कुछ बहुत गलत कर रहा है। और जितने लोग कानून तोड़ रहे हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, तस्लीमुद्दीन, साहबुद्दीन, लालू, मुलायम, अखिलेश, ये लोग जो है सही राह, अरविंद केजरीवाल, ये लोग सही राह पर जा रहे हैं, ममता बनर्जी इत्यादि। बस सीबीआई को गिरफ्तार करके ममता बनर्जी कौन से कानून का पालन कर रही थी? तो हम बंगाल में सिर्फ और सिर्फ संविधान प्रदत्त कानूनों का और अधिकारों का और भारतीय समाज को सुदृढ़ रखने का, भारत को सुदृढ़ रखने का ही कार्य किया जा रहा है। उसके लिए कोई अध्यादेश नहीं लाया गया, कोई नया बिल नहीं लाया गया है, बस कानून का कड़ाई से पालन हो रहा है। ममता बनर्जी ने जितने कार्य किए हैं उसमें कानून कहाँ है सर? ममता बनर्जी ने उस एमपी को दोबारा एमपी बनवा दिया जिसने संसद में अपने वोट, अपने जो उसके आईडी पासवर्ड थे, सवाल पूछने के अधिकार थे, दुबई में बैठे हुए किसी कॉर्पोरेट को दे दिए। महुआ मोइत्रा और किस प्रकार के सांसद भेजती हैं टीएमसी की क्या कहते हैं ममता बनर्जी, हमने भी देख रखा है। कल्याण में उनके जितने अधिकारी, उनके घरों, उनके मंत्रियों के घरों में करोड़ों के कैश पकड़े जा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी भतीजा, उसकी पत्नी थाईलैंड से पता नहीं क्या क्या सामान लेके आ रही है, एयरपोर्ट में पकड़ी जाती है, उसको छुड़वा लिया जाता है। ये सब क्या कानून सम्मत कार्य कर रही है ममता बनर्जी? तो जो कानून सम्मत कार्य नहीं कर रहा है, जो अपने आप को कानून से ऊपर समझ रहा है, तो क्या उसको कानून का पालन करवाना ये क्या कुछ विशेषाधिकार है संविधान का? या सुप्रीम कोर्ट या ज्ञानेश कुमार जी या गृह मंत्रालय कुछ अलग कार्य कर रहा है क्या? सिर्फ और सिर्फ कानून का पालन कर रहा है। बंगाल की जनता को एक अधिकार देना कि आप अपने वोट का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और अपने मन की सरकार चुन लीजिए, और आपके ऊपर जो यहाँ पर बैठे हुए हैं कम्युनिस्ट या गुंडे या माफिया या मुसलमान तंत्र पूरा बैठा हुआ है, हम इसको आपके ऊपर अपना वर्चस्व नहीं रहने देंगे, हम यह तय करते हैं। क्या गलत है इसमें? इसमें गलत क्या है? बंगाल की जनता अगर अपने मत का अधिकार प्रयोग कर दे, उसके लिए उसको सुरक्षा मिले, उसको उसके ऊपर शांति मिले, तो इसमें गलत क्या है? एक अगर हिंदू हिंदू होकर वोट करना चाहे, उसका हिंदू का वोट काउंटर करने के लिए एक बांग्लादेशी आप ले आते हो, वो उस एक वोट को जीरो कर दे, ये संविधान प्रदत्त है क्या? ये कौन सा अधिकार हुआ? बांग्लादेशी भरते जा रहे हैं भारत में, और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में भर रहे हैं, जम्मू में भर रहे हैं, लखनऊ में भर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कितने इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं, सोसाइटीज में भर रहे हैं, कहाँ क्या हिंसा कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, कौन सी गन्स ला रहे हैं, मणिपुर में भर रहे हैं, त्रिपुरा में भर रहे हैं। ये संविधान प्रदत्त है, इसमें कौन सा कानून है? ये तो भारत की जो सुरक्षा है, संप्रभुता, उस पर खतरा है। तो क्यों नहीं केंद्र सरकार भारत की संप्रभुता को संपन्न क्या कहते हैं नॉर्मल रखने के लिए अपना कार्य करेगी? कानून का पालन करने वाली भारत सरकार और ज्ञानेश जी और क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री, उसको बोला जा रहा है कि आप कुछ अति कर रहे हैं। अरे भाई साहब, सिर्फ कानून का पालन कर रहे हैं। कांग्रेस ने माहौल बना दिया था कि सब जितने नेता होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, उनकी आय से अधिक संपत्ति होगी और वो जो है कानून तोड़कर कुछ भी कर सकते हैं, तो वो नॉर्मल कर दिया था कांग्रेस ने। हम उस मानसिकता के शिकार हैं सर। उसको उसको जो पूरी खाद पानी मीडिया ने दी, मीडिया ने उनको नॉर्मलाइज किया। यह मीडिया को यह नहीं दिखता है, आज बात कर रही है, मतलब मैं तो इस दिल्ली मीडिया से आज ही जागे हूं सर, इसमें कोई राष्ट्रवादी नहीं, दिल्ली कोई राष्ट्रवादी है ही नहीं, किसी के दिल्ली मीडिया के मन में, दिल में, आत्मा में भारत नहीं है, नहीं है, नहीं। बस सरकार थोड़ी भारतीय आ गई है तो इसलिए उसकी जबान बोल रहे हैं, वरना इन सब के पुराने कुकर्म हमें पता है। ये 14 से पहले कहाँ थे और क्या कर रहे थे, और ये बस अभी मजबूरी में थोड़ी बहुत मोदी जी की, अमित शाह जी की भारत की बात कर देते हैं हिंदुओं को बहलाने के लिए। पूरा ईरान इजराइल वो वॉर पे लगे हुए हैं। भाई साहब, आपके देश में इतना बड़ा चमत्कार हो गया है कि 1 महीना हो गया युद्ध को हुए, 1 रुपया तेल का दाम नहीं बढ़ा। और आप ये नहीं बता रहे हैं कि 2004 में कांग्रेस को किस ना 25 रुपए का डीजल मिला था और 2014 में कहां तक ले गई थी? 150% दाम बढ़ाए थे सब 10 साल में कांग्रेस ने डीजल और पेट्रोल के।
कोई बताता क्यों नहीं है? 84 रुपए का डीजल पेट्रोल 2012-13 में हम लखनऊ में खरीद रहे थे सर, आज 94 रुपए में खरीद रहे हैं 12 साल बाद। और 30-35 रुपए का 2004 में खरीद रहे थे लखनऊ में बैठ के। कोई बताएगा? 2012 में कोई युद्ध ही नहीं हुआ, उसके बावजूद 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए पहुंचा दिया था, 1100 रुपए ब्लैक में बिक रहा था। हिंदू परिवारों का एक लड़का जो है लग गया था लाइन में, उसको लाइन में लगने के लिए पैदा किया गया था कि बेटा तुम रेलवे की रिजर्वेशन की लाइन में लग जाना, फिर कल जो है सिलेंडर की लाइन में लग जाना, फिर कहीं और लाइन में लग जाना। ये तो हाल था हिंदू परिवार के बड़े बच्चों का या जो लड़कों का, कि परिवार चलाने के लिए एक लड़के को लाइन में लगना पड़ा था। तो ये कांग्रेस ने नॉर्मलाइजेशन कर दिया था, हम उससे बहुत दूर आ चुके हैं। तो बंगाल को अभी ये अनुभव नहीं हुआ है, बंगाल के हिंदुओं को यह अनुभव करने की आवश्यकता है। जो चमत्कार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, जो थोड़ा बहुत बिहार में देखने को मिला, वह अब सर बंगाल बीमारू राज्य, सर एक बंगाली ने दिया था टर्म, इकोनॉमिस्ट थे बहुत बड़े, बंगाल को छोड़ के सारे राज्यों को दे दिया था बीमार। बंगाल को क्यों नहीं बीमारू बोला? 47 से लेकर 2014 तक या 2021 तक बंगाल का क्या हाल हुआ? बीमारू भी नहीं है सर, कैंसर ग्रसित है, कीमोथेरेपी की आवश्यकता है, सर्जरी की आवश्यकता है इस समय बंगाल को। बंगाल के हिंदुओं को समझना पड़ेगा, यह ऊर्जा सर डॉक्टर इलाज कर देगा, पर यदि शरीर का मन ही स्वयं अगर ठीक होने को तैयार नहीं है तो डॉक्टर क्या ही कर लेगा सर। क्या लगता है मन की मुराद क्यों नहीं पूरी की ममता बनर्जी की अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने? वो तो चाह रही थी, वो उकसा रही थी बार बार कि किसी तरह राष्ट्रपति शासन लगा दें तो मैं कुछ विक्टिम कार्ड खेल लूं, कुछ सहानुभूति वोटें अर्जित कर लूं। सर इसका उदाहरण हमको राम मंदिर से लेना पड़ेगा। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इसका सुनवाई शुरू की, अखिलेश यादव से मांगा कि भैया सारे हाई कोर्ट वाले जो डॉक्यूमेंट हैं उसको ट्रांसलेट करके पहुंचवा दो। 17 तक नहीं पहुंचवाया। योगी जी आते हैं 17 में, उन्होंने अप्रैल 17 मई जून तक उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स पहुंचवा दिए। 2 साल फिर कपिल सिब्बल ने बोला कि अरे सर 19 के बाद सुनवाई करिएगा। 19 में जीत कर आए मोदी जी, मई में जीत के आए, नवंबर 19 में फैसला आ गया राम मंदिर के फेवर में। सबूत सारे हिंदुओं के पक्ष में थे, सिर्फ देरी की जा रही थी। ठीक है, तो और फिर लेकिन लोग क्या कह रहे थे, अरे अध्यादेश क्यों नहीं ले आते केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट के चक्कर में क्यों पड़ी हुई है केंद्र सरकार? जमीन को अधिग्रहित क्यों नहीं कर लेते? सर सारी बातें, पर आज जो हुआ है वो परमानेंट समाधान हुआ है। उसके बाद किसी की चू नहीं हुई, एक गोली नहीं चली, एक बूंद खून का नहीं बहा। आज करोड़ों हिंदू अयोध्या पहुंच गए। ममता बनर्जी को फिर कह रहा हूं सर, मोदी जी या भाजपा या कोई भी केंद्र सरकार, ममता बनर्जी की हार केंद्र सरकार द्वारा उनको हटाने में नहीं है। ममता बनर्जी की हार तब होगी जब बंगाल की जनता बाहर निकाल दे, केजरीवाल जैसा हाल कर दे कि कलकत्ता में रहने को जमीन न मिले। वो सिर्फ ममता बनर्जी को हटा के क्या करेंगे सर? तृणमूल को हारना है ना। चुनाव कौन हारेगा? ममता बनर्जी तो नहीं हारेगी। ममता बनर्जी तो तृणमूल की नेता है। चुनाव तो पार्टी लड़ रही ना, तृणमूल लड़ रही है। तृणमूल का जब कोई विधायक नहीं रहेगा विधायिका में, जब उनका कोई सांसद नहीं रहेगा, उसको अधिकार नहीं रहेगा। तृणमूल को हटाना है, क्योंकि तृणमूल में कम्युनिस्ट भरा हुआ है, मुसलमान भरा हुआ है। हिंदू जनता को अधिकार कब मिलेगा? जब उनका हर इलाके का एक विधायक वहां की विधानसभा में पहुंचेगा, तब वो अपनी बात करेगा कि मेरे इलाके में ये चाहिए। मोदी जी ऊपर से हटा के ममता को क्या कर देंगे? हिंदुओं को कौन सा अधिकार दे देंगे? और सर मैं एक बात कहता हूँ, मान लीजिए इस बार ममता जीत जाती है, मान लेते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, तो ये जो राष्ट्रपति शासन लगाने हैं तो चुनाव जीतने के बाद भी लगा सकते हैं, ऐसे क्या दिक्कत है? जब 2021 में ममता बनर्जी के समर्थकों ने हिंदुओं की हत्या की थी, तो इस बार भी करेंगे। और जैसे ही शुरू होंगे वैसे ही पश्चिम बंगाल में रवि जी बैठे हुए गवर्नर, रिपोर्ट भेजेंगे, हटा दिया जाएगा। पर एक मौका तो पश्चिम बंगाल की जनता को मिलना चाहिए ना सर। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या राष्ट्रपति शासन लगा था अखिलेश को हटाने के लिए? नहीं। क्या 2014 में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था कि 72 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को दे दी? नहीं। लोकतंत्र का और चुनाव का एक अहमियत हम सबको समझनी पड़ेगी सर। जनता इस्लामिक तंत्र का एक ही मुंहतोड़ जवाब है, टांग तोड़ जवाब है, वह हिंदुओं का लोकतंत्र। हिंदू अपनी हर हिंदू जनता उठकर जवाब दे
कि मुझे कौन सा नेतृत्व चाहिए, क्यों चाहिए, मैं प्रताड़ित हूं, मैं जवाब दूंगा। ईरान के रेजिम के खिलाफ कौन उठा सर? वहां की जनता नहीं उठी थी क्या? आज जो अमेरिका और इजराइल बम मार रहे हैं, किसके बल पे मार रहे हैं? ईरान की जनता जो उठकर वहां पे उन्होंने नवंबर दिसंबर में प्रदर्शन किए कि हमको यह ईरानियन रेजिम नहीं चाहिए, उनके दम पर उठे हैं। आए बम मार रहे हैं कि चलो ये ईरानियन रेजिम जो है, उनको भी मजबूती। सर, जिस भूमि पर जो जनता रह रही है उस भूमि को सुधारने के लिए अपना नेतृत्व नहीं चुनेगी तो बाहर वाला क्या कर देगा आपके लिए? क्या कर देगा? उत्तर प्रदेश में, फिर वही उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करता हूँ, कौन सा राष्ट्रपति शासन लग गया था जहां पर 325 सीट मोदी जी? सर, 2017 के चुनाव में तो कोई मुख्यमंत्री का फेस भी नहीं था। भाजपा 2012 में 40 सीट पे बैठी हुई थी, सिर्फ एक नेतृत्व मिला मोदी जी का। 17 में आए, उन्होंने कहा कि हमारे नाम पर वोट दी, 325 सीट उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को समर्पित कर दी और उनपे छोड़ दिया कि मुख्यमंत्री तुम तय करो, जिसको तय करना है करो, नहीं करना है मत करो, हमें कोई बात नहीं। और 17 में जो हमें मिला वो आज पूरे देश को राह दिखा रहा है। आसाम की जनता में कौन सा? सर, आसाम में 30% से ज्यादा मुसलमान है, कौन सा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा वहां पर? वहां के हिंदुओं ने बताया कि हमको भाजपा की सरकार चाहिए। भाजपा ने कहा ये लो हेमंत बिश्व शर्मा, ये तुम्हारा सब इलाज करेगा। कर रहा है बैठ के, शानदार इलाज कर रहा है। हाँ नहीं, महाराष्ट्र में कौन पहले सा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? हरियाणा में कौन सा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा? दिल्ली में कौन सा राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा सर, केजरीवाल को हटाने के लिए? जनता क्या करेगी? जनता क्या बोलेगी? जनता भी तो बताए कि हम क्या करेंगे। जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी और शाह ममता बनर्जी का उद्धव ठाकरे और शरद पवार बना देना चाहती हैं? बिल्कुल सर। और सर एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं ना कि अरे भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं देती है, सर जो लोग ये बात कहते हैं उन्हें उन भाजपा के परिवारों से कभी न मिलने का मौका मिला, न वो कभी गए हैं, न कभी मिले। उन परिवारों से मिले हैं भाजपा के नेता लोग, उनके कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं भाजपा के नेता लोग। यदि भाजपा के कार्यकर्ताओं को मरने का सबसे ज्यादा दुख किसी को है तो भाजपा के नेतृत्व को है, क्योंकि उनको नाम से, परिवारों से जानते हैं। और जितने बाहरी लोग बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि अरे भाजपा तो अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के भाग गई, भाई साहब कोरोना चल रहा था, देश देखते कि बंगाल देखते? तुम ही बता दो पहले। तुम सब अपने अपने परिवारों में बिजी थे। फालतू की बातें जो लोग करते हैं ना सर, तो भाजपा के नेतृत्व का केरल में कितनी हत्याएं हुई हैं? केरल में कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा दिया है? अपनी भूमि जीतने के लिए हिंदू अगर अपना खून नहीं बहाएगा तो कौन बहाएगा? और उस खून की कीमत सर मोदी और अमित शाह से कोई ज्यादा जानता है क्या? योगी जी से ज्यादा जानता है क्या? पाकिस्तान में बैठे हुए अननोन गनमैन ने उठा के भारत पे हमला करने वाले सारे आतंकवादियों को निपटा दिया, तो भारत के अंदर जिन्होंने हिंदुओं को मारा है उनको छोड़ देंगे क्या? ये बहुत आसान बात होती है कहना सर कि अरे भाजपा ने अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया। भाजपा का कार्यकर्ता ने क्यों नहीं भाजपा छोड़ दी सर? 2 कौड़ी के एलीट मेंटेलिटी वाले शरद चंद्र बोस ने क्यों छोड़ी? गरीबी से जूझने वाला दलित जो है, जो भाजपा का समर्थक है पश्चिम बंगाल में, वह तो नहीं छोड़ रहा भाजपा। कलकत्ता का भद्रलोक छोड़ दे रहा है। और दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोग बैठ के कहानी ज्ञान दे रहे हैं कि अरे भाजपा ने अपने कार्यकर्ता छोड़ दिए। तुम भाजपा के लोगों से ज्यादा, अब मैं सही बताऊं सर, 2 दिन मैं भी भाजपा ऑफिस गया था, भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत देख के मैं भाग आया सर। मुझे पता है कि मैं वहां पे जितना काम दे दिया जाएगा, जितना काम करना होगा, आप सस्टेन नहीं कर सकते। बाहर से बोलना बहुत आसान होता है, जमीन पर उतर कर लोगों से संपर्क करना और कार्य करना ना बहुत मुश्किल काम है। और जो ये कार्य नहीं कर पाता वही ज्यादा ज्ञान देने के लिए तुला रहता है। तो भाजपा मेरे एक अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भूलती है। सब मोदी और शाह के बारे में तो ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो भूलते नहीं है। मेरे एक मित्र हैं, जी 80-90 के दशक के मित्र हैं। तब सर, एमएलसी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, विश्वनाथ प्रताप सिंह के साथ हुआ करते थे। आजकल भारतीय जनता पार्टी में राज्यसभा भेजा गया उनको। अब तो खैर उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी खत्म हो गया। बहुत सालों बाद अपने मेरठ शहर में ही उनसे मुलाकात हुई एक समारोह में। तो मुझे देख करके आ गए, मेरे पास ही बैठ गए, कुशल क्षेम पूछने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसा लग रहा है पार्टी में, आपको सम्मान तो दिया गया है, राज्यसभा भेज दिया गया। कहने लगे, ओमकार भाई दौड़ाते बहुत हैं, मेहनत बहुत कराते हैं, तो मेरा रिश्तेदारों के लिए, परिवार के लिए भी समय नहीं मिलता।
तो ये सर जब ये बीजेपी इसीलिए बुलंदियों पर नहीं पहुंची है। सर वो हर उत्तराखंड की राज्यपाल को उतार कर आगरा की विधायकी लड़वा दी गई बिल्कुल। और वो लड़ी। तो ये क्या कहेंगे? इनको बीजेपी को समझना, अब अमित शाह को समझना और नरेंद्र मोदी को समझना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बीजेपी को सर ही बहुत समझना आसान है, सर बहुत आसान है। बहुत। सनातन हाँ, संस्कार को समझेंगे ना तो ये सबको समझ जाएंगे। बस इस सनातन हिंदू संस्कार को समझना नहीं चाहते हैं, वो बहुत कठिन है समझना, उसको क्रियान्वित करना बहुत कठिन है। इसलिए उनको लगता है कि हम इन लोगों को नहीं समझ सकते। और ये जो लोग कर रहे हैं सर, हमारा नेतृत्व मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी हो, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू जो राजतंत्र है उसी को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? बहुत कठिन काम नहीं करते सर। हाँ, अपने शरीर पर कठिनाई लेते हैं, अपने लिए हार्ड टास्क मास्टर्स होते हैं, अपने अपनी अच्छा भारत किस समस्या में है यह बात संघ से तो ज्यादा कोई नहीं जानता सर। संघ से ज्यादा तो कोई नहीं जानता कि भारत किस दिक्कत में है, किस परेशानी में, किन मुसीबतों में है, कहाँ कहाँ क्या क्या समस्याएं हैं। और ये सारा फीडबैक सेंटर को जाता है। और लोग सर एक बात, आखिरी बात कहना चाहूंगा, बंगाल की बात हो रही थी। कई लोग कहते हैं अमित शाह जी, योगी जी, मोदी जी में एकदम भिड़ंत चल रही है, ये चल रहा है। भाई साहब, उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर यदि कौशाम्बी से यूक्रेनियन गनमैन पकड़ाते हैं तो बिना सेंटर के फीडबैक के, गृह मंत्रालय के फीडबैक के नहीं होता। तो कृपया दिमाग से निकाल दें कि शाह जी और योगी जी में आपस में भिड़ंत है और मुख्यमंत्री पद और प्रधानमंत्री पद की लड़ाई चल रही। ये कांग्रेसी सोच कृपया इन दोनों लोग पर या इन तीनों लोग पर तो ना डालें, इससे बचें जी। संदीप जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय सर निकालने के लिए और सर बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चर्चा बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और संदीप जी प्रारब्ध चैनल से जुड़े हैं, तो प्रारब्ध चैनल को भी आप सहयोग करें और सब्सक्राइब करें। सर बहुत आपके बहुत चैनल धन्यवाद। पर आने का सौभाग्य मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, नमस्कार। बहुत धन्यवाद आपका।